अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स विद फेरोज शाह। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ थर्मोडायनामिक्स चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के मेन पॉइंट्स और एमसीक्यूज शेयर कर रहा हूं। सो लेट मी स्टार्ट। आपको पता होना चाहिए कि थर्मोडायनामिक्स में सिर्फ आपके दो टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं। पहला टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और दूसरा टॉपिक इन्वॉल्व है हीट फैक्टर्स। पहला इन्वॉल्व है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और दूसरा इन्वॉल्व है हीट फैक्टर्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हम पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। It is the modified form of law of conservation of energy। ये law of conservation of energy का modified form है, उसी का statement modify करके दिया गया है। जो second point है हमारे स्टूडेंट्स वो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कि जो heat gain है, the heat gain by a system is imparted in two waves in the system। Heat gain by the system is imparted by two methods या by two results in a system, and that is change in internal energy। Change in internal energy। internal energy में change आएगा इससे डेल्टा U and work done और साथ में work done यानी डेल्टा W। इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि फर्ज करो ये आपके पास है इट इज अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। फर्ज करें ये थर्मोडायनामिक सिस्टम है और इस थर्मोडायनामिक सिस्टम में ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। फर्ज करो आपने इसको हीट दे दिया। आप जानते हैं कि हीट गेन इज डिनोटेड बाय डेल्टा क्यू। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा क्यू। आपने इसको हीट दे दिया तो आपको इसमें बतौर रिजल्ट दो बातें मिल सकती हैं। इस सिस्टम में बतौर रिजल्ट दो बातें आपको मिल सकती हैं, एक डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी और एक डेल्टा डब्ल्यू यानी वर्क डन। इस हीट गेन से या ये होगा या दोनों होंगे। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। द हीट गिवन टू अ सिस्टम may be totally converted to delta U, it may be totally converted to work done, or it may be converted partially to change in internal energy and delta W as well। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। I am discussing the important points of first law of thermodynamics। पॉइंट नंबर 3 में डेल्टा U क्या है? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी याद रखिए कि ये पॉजिटिव होगा अगर इसमें इंक्रीज आ रहा हो, ये नेगेटिव होगा अगर इसमें डिक्रीज आ रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बात याद रखिए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। यानी जहां चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा वहां चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगी। जहां चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां इंटरनल एनर्जी का चेंज भी ज्यादा होगा। और अगर चेंज इन टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी क्या होगा? कम होगा। ये भी याद रखिए हमारे स्टूडेंट के इंटरनल एनर्जी जो होती है इट इज द सम ऑफ ऑल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है दैट इज इंटरनल एनर्जी। यानी ये वही सिस्टम है जो थोड़ी देर पहले हमने ड्रॉ किया था। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। फर्ज करो इसकी काइनेटिक एनर्जी 10 जॉल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 20 जॉल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 30 जॉल है। तो पूरे सिस्टम में जो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो सारी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। और काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए इंटरनल एनर्जी का भी टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। इंटरनल एनर्जी के बारे में ये पॉइंट्स आप समझ गए हो। सो पॉइंट नंबर 4 वर्क डन। वर्क डन का थर्मोडायनामिक्स में मतलब क्या है? द चेंज इन वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स वर्क डन। द चेंज इन वॉल्यूम of system represents work done।
द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिप्रेजेंट्स वर्क डन। इसका मतलब ये है कि वर्क डन का थर्मोडायनामिक्स में ताल्लुक चेंज इन वॉल्यूम से होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे लिखना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि जैसा चेंज इन वॉल्यूम वैसा वर्क। इफ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम देन वर्क डन विल बी जीरो। अगर वॉल्यूम में चेंज ज्यादा होगा तो वर्क डन ज्यादा होगा, अगर वॉल्यूम में चेंज कम होगा तो वर्क डन कम होगा। फर्दरमोर, अगर वर्क का ताल्लुक चेंज इन वॉल्यूम से है तो चेंज इन वॉल्यूम तो दो तरह से होता है, एक्सपेंशन से भी हो सकता है और कंट्रैक्शन से भी हो सकता है। अगर एक्सपेंशन से होगा तो क्या होगा, अगर कंट्रैक्शन से होगा तो फिर क्या होगा। याद रखें, वो वर्क जिसका ताल्लुक एक्सपेंशन से हो दैट इज कॉल्ड वर्क बाय सिस्टम, और वर्क बाय सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव। और वो वर्क माय डियर स्टूडेंट्स, वो वर्क जिसका ताल्लुक कंट्रैक्शन से होगा दैट इज कॉल्ड वर्क ऑन सिस्टम, and work on system is always considered negative. So during contraction, negative work; during expansion, positive work. Furthermore, different forms of first law. First law के different forms आपको पता होने चाहिए। First law of thermodynamics में point number 5। तो याद रखो, अगर फर्ज करो आइसोबैरिक प्रोसेस होगा, आइसोबैरिक में डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, यानी इसमें ऑल प्रेजेंट, सारे प्रेजेंट होंगे, सारे टर्म्स प्रेजेंट होंगे, हीट भी, इंटरनल एनर्जी का चेंज भी और वर्क डन भी। अगर आइसोकोरिक होगा तो याद रखना कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W होता है। आइसोकोरिक में डेल्टा U होता है, आइसोकोरिक में डेल्टा W मिसिंग होता है। तो जिस मैथमेटिकल फॉर्म में डेल्टा W नहीं होगा, याद रखना कि वहां पर प्रोसेस आइसोकोरिक होगा। आइसोथर्मल में क्या होगा, आइसोथर्मल में होता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W, इसमें डेल्टा U मिसिंग होगा। तो जिस प्रोसेस में डेल्टा U मिसिंग हो दैट मस्ट बी आइसोथर्मल। और याद रखें, एडियाबैटिक में अगर कोई प्रोसेस एडियाबैटिक होगा तो उसमें डेल्टा Q नहीं होगा, वहां डेल्टा U माइनस डेल्टा W या माइनस डेल्टा U प्लस डेल्टा W, इस केस में डेल्टा Q मिसिंग होगा। और जिस प्रोसेस में डेल्टा Q मिसिंग होगा समझ जाना कि वो एडियाबैटिक है, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। द लास्ट पॉइंट जो आपके जहन में होना चाहिए, द लास्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पॉइंट या पॉइंट नंबर 6 ग्राफ्स है। तो याद रखिए, जनरली हम ग्राफ लेते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का, इस तरफ हम वॉल्यूम ले लेते हैं और इस तरफ हम प्रेशर ले लेते हैं। अगर इसमें कहीं पर भी वर्टिकल ग्राफ आ जाए, सो वर्टिकल ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट्स आइसोकोरिक, ये आइसोकोरिक शो करेगा। वर्टिकल ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट्स आइसोकोरिक, हॉरिजॉन्टल कर्व ऑलवेज रिप्रेजेंट्स आइसोबैरिक, ये आइसोबैरिक शो करेगा। और ये बात याद रखिएगा कि अगर एक ग्राफ इस तरह आया, यानी वो नीचे भी आ रहा है और आगे भी जा रहा है। When a graph is coming down and proceeding forward, उसमें नीचे का आंसर भी पाया जाता है, दाएं तरफ जाने का आंसर भी पाया जाता है। This shows, my dear students, isothermal expansion। ये ज्यादातर आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, और यानी ग्राफ का इनिशियल लेफ्ट पे और राइट साइड और फाइनल राइट साइड पे हो ऐसे। लेकिन अगर इसी शेप में आ गया और ग्राफ का इनिशियल राइट और फाइनल लेफ्ट पे हो, इस तरह हो, देन इट रिप्रेजेंट्स आइसोथर्मल कंट्रैक्शन। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोथर्मल कंट्रैक्शन। फर्दरमोर नेक्स्ट है जनाब, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस थे, कुछ आपको बता दिए। अब हीट फैक्टर्स पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं हमारे स्टूडेंट्स,
हीट फैक्टर्स में याद रखिए, एक होता है हीट कैपेसिटी, एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट, एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट, एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो हीट कैपेसिटी क्या है? Heat capacity is simple. Heat capacity is the ratio of change in heat and change in temperature. The ratio of delta Q and delta T is called heat capacity. इसका यूनिट होता है जॉल पर केल्विन या जॉल पर सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा Q बाय मास। हीट कैपेसिटी पर केजी रिप्रेजेंट स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, इसमें नीचे मास होता है, और इसका जो यूनिट होता है, द यूनिट इज इक्वल टू जॉल पर केजी पर केल्विन। मोलर स्पेसिफिक हीट यही है, मोलर स्पेसिफिक हीट सिर्फ ये केजी में लिया जाता है, वो मोल्स में, तो डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी ये हमारे पास है, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है जॉल पर मोल पर केल्विन। इट इज द सेम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वही है जो मोलर स्पेसिफिक हीट है, सिर्फ प्रेशर पर पाबंदी है कि तुमने चेंज नहीं होना। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोटेड बाय Cp डेल्टा Qp डिवाइड बाय n डेल्टा T। ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, और Cv इज इक्वल टू डेल्टा Qv डिवाइड बाय n डेल्टा T। ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, यूनिट सेम है। देयर आर टू फर्दर रिलेशंस जो कि Cp और Cv के दरमियान है, और वो रिलेशंस क्या है? द लास्ट पॉइंट जो आपके सिलेबस के लिए है, काफी है, वो ये है कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, ये भी याद रखें। एंड Cp बाय Cv इज इक्वल टू R, और R फॉर एयर इज 1.42, और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू कैपिटल R, वेयर कैपिटल R इज गैस कांस्टेंट, R इज थर्मल कांस्टेंट एंड कैपिटल R इज गैस कांस्टेंट। क्वेश्चंस करते हैं, इंपॉर्टेंट MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू पीपल, थर्मोडायनामिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इफ अ सिस्टम absorb 100 joule and work by system is 20 joules. Option A 120 joule, 80 joules, minus 80 joules, और ऑप्शन डी minus 120 joules। तो आप लिखेंगे कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब ये देखो कि हीट एब्जॉर्ब हुआ, डेल्टा Q तो 100 है, प्लस लेंगे या माइनस? एब्जॉर्ब देखकर इसके साथ प्लस लगा दे, गेन है तो गेन इज पॉजिटिव, ये तो जानना है। वर्क डन देखो कितना है, आप कहें सर वर्क बाय द सिस्टम इज 20, तो वर्क 20 है, इसमें तो शक नहीं, प्लस लें या माइनस लें? तो बाय द सिस्टम मीन के ये भी प्लस लें। अब इसको लेफ्ट साइड पे ले आए तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू डेल्टा U, और डेल्टा U इज इक्वल टू 80 जॉल प्लस 80 जॉल, इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू पीपल, अगर मैं आपसे कहूं that if delta Q is equal to plus delta W represents what? Option A isochoric expansion, option B adiabatic contraction, or option C it represents isothermal expansion, और ऑप्शन डी isothermal contraction। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बहुत आसान है हमारे स्टूडेंट्स, आइसोकोरिक नहीं है, क्योंकि आइसोकोरिक के लिए मैंने आपसे कहा कि डेल्टा U मिसिंग होना चाहिए, सॉरी डेल्टा W मिसिंग होना चाहिए। यहाँ डेल्टा W मौजूद है तो आइसोकोरिक नहीं है। एडियाबेटिक नहीं है क्योंकि एडियाबेटिक की पहचान है कि उसमें सारे प्रेजेंट हो, डेल्टा U भी हो, डेल्टा W भी हो, डेल्टा Q भी हो। यहाँ दो टर्म्स हैं, एक नहीं है तो एडियाबेटिक नहीं।
क्या मिसिंग है? तो आप कहें सर डेल्टा यू मिसिंग है, और जहां डेल्टा यू मिसिंग है तो ये तो कंफर्म है कि ये आइसोथर्मल है। अब आइसोथर्मल है, कंट्रैक्शन है या एक्सपेंशन है, इसका फैसला वर्क करेगा। अगर वर्क पॉजिटिव है तो एक्सपेंशन है, और अगर वर्क नेगेटिव है तो कंट्रैक्शन है। यहां देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में वर्क इज पॉजिटिव, इफ वर्क इज पॉजिटिव इट मीन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, the question is question number 3, what is the mathematical form of change in internal energy for a system isochorically? आइसोकोरिकली डेल्टा यू का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, आइसोकोरिकली डेल्टा यू is equal to delta Q. Option B, delta U is equal to NCV delta T. Or option C, both A and B. Or option D, neither A nor B. आपका आंसर क्या होगा? तो आप कहें सर बोथ A and B, ठीक है। कैसे? मुझसे कहे सर डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, बिल्कुल होता है। जब आप कहें आइसोकोरिक तो आइसोकोरिक में वर्क नहीं होता, तो डेल्टा यू बन जाता है डेल्टा क्यू के। ये एक मैथमेटिकल फॉर्म विच इज ऑप्शन ए। लेकिन आप जानते हो कि सी वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी। एन डेल्टा टी इस तरफ ले जाएं तो ये एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बन जाएगा। लेकिन डेल्टा क्यू तो डेल्टा यू के बराबर है, तो एन सी वी डेल्टा टी इज आल्सो इक्वल टू डेल्टा यू। इट मीन कि डेल्टा यू की एक वैल्यू ये भी हो सकती है और एक ये भी हो सकती है, दोनों ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, और वो क्या है वो आप खुद देखिएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्वेश्चन नंबर 4, if the slope of pressure versus volume curve is 0, the process will be option A adiabatic, option B isochoric, ऑप्शन सी आइसोथर्मल, और ऑप्शन डी आइसोबैरिक। तो करेक्ट ऑप्शन है आइसोबैरिक। इसका रीजन क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि अगर ये प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व है तो आइसोबैरिक के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0। सो प्रेशर वॉल्यूम कर्व अगर हॉरिजॉन्टल हो यानी स्लोप 0 हो तो समझ जाना कि ये प्रोसेस आइसोबैरिक है, इसमें प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेट मी पुट अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू पीपल इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेल्टा Q and डेल्टा U for an आइसोकोरिक प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस में इन दोनों का रेशियो क्या होगा? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 1, और ऑप्शन सी लेस देन 1, और ऑप्शन डी ऑल पॉसिबल। द करेक्ट ऑप्शन इज 1। अब रीजन क्या है? आप कहेंगे सर कि डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, लेकिन आपने कहा है आइसोकोरिक में ये पार्ट 0, तो ये इस तरफ ले आए, लिहाजा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा यू इज इक्वल टू 1, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू पीपल। 6 है कि 7 है दोनों, 7 या 6। तो अगर मैं कहूं if the difference of Cp and Cv
if the difference of Cp and Cv is drawn against temperature, the shape of curve will be option A horizontal, option B inclined, option C it will be vertical, और ऑप्शन डी इट विल बी कर्व्ड। अब आप बता दें, ये है जनाब ग्राफ, इस तरफ है टेम्परेचर और इस तरफ है Cp माइनस Cv, डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv। अब आपको इक्वेशन तो याद रहेगा, आप कहें सर Cp माइनस Cv तो गैस कांस्टेंट है और R टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, चाहे टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो, गैस कांस्टेंट मीन सेम। So temperature के बढ़ने से gas constant change नहीं होगा, so the shape will be horizontal. The shape will be horizontal because Cp minus Cv is equal to R, and the correct option is option A. Next question देखें, question number next है, चाहे जो भी है। The next question is, अगर मैं कहूँ for a system Cv is equal to Cv is equal to R by 2, then Cp is equal to what? Option A R, 3R by 2, 2R by 3 और R by 2 और option E एहतियातन ले लेता हूँ none। अब आप कहेंगे सर we have to solve it, solve करना लाजमी है, and you know that Cp minus Cv is equal to R, तो Cp is equal to R plus Cv, लिहाजा Cp is equal to R plus R by 2 and it is equal to 3R divided by 2 and the correct option is option B। correct option हमारे पास है option B। कुछ questions और भी ले लेते हैं। Question number next, और ये क्वेश्चन है that what is the ratio of Cp and Cv if thermal constant for a gas is 1.42. Option A, the ratio will be equal to 1:1. Option B, it will be equal to 1:42:3. Option C, it will be equal to 71:50 और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर वी नो दैट Cp by Cv is equal to thermal constant। थर्मल कांस्टेंट है तो इट विल बी इक्वल टू 1.42, पॉइंट हटा दीजिए, इट विल बी 142 डिवाइड बाय 100 और इट इज कैंसल्ड विद 2 by 50 and hence it will be cancelled by 7 or 1, 71:50। It means the correct option is 71:50। Thank you dear students for watching, for your feedback। आपके इतने प्यारे अच्छे खूबसूरत कमेंट्स और आपके इतने लव्स, इतनी दुआएं और आपकी मोहब्बत, ये इनकी कोई कीमत नहीं है, ये बेशबहा ख़जाने हैं और मेरी खुशियों के असासे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप पूरे वर्ल्ड में आपकी कीमती अल्फाज के बराबर तो नहीं मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ कोशिश करूँगा कि ज़्यादा कर सकूँ। इंतज़ार के लिए माजरत, दो दिन थोड़ा बिजी रहा। इंशाल्लाह रोज़ाना एक नई वीडियो अपलोड करूँगा। इसके बाद जो मेरी वीडियो होगी वो होगी न्यूक्लियर फिजिक्स पर, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने हाफ लाइफ के बारे में कहा, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स पे होगी इंशाल्लाह। लॉजिक के 2-3 लेक्चर एक साथ रिकॉर्ड कर चुका हूँ, एडिट करके इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।